हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो चालू करते हैं आज की प्यारी सी सुंदर क्लास। किसके ऊपर भैया? वाटर के ऊपर। अब ये वाटर जो चैप्टर है सुनील भैया, ये तो कक्षा छठी में भी आपने हमें पढ़ाया है और ये कक्षा 7वीं में भी है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। और उसको चालू करने से पहले मैं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े और सबसे इंपैक्टफुल लाइव एंड प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। चलो सुनील भैया, तो वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स को पढ़ा दो। अब अगर किसी ने मेरा कक्षा छठी वाला वीडियो नहीं देखा, क्लास 6 वाला, तो उसको भी जाके देख लीजिए, उसमें बहुत सारा बेहतरीन सा ज्ञान मिलेगा। और आज की क्लास में क्या पढ़ाओगे? तो भाई आज की क्लास में पढ़ेंगे, पहले रिकैप कर लेंगे वाटर साइकिल का, है ना। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वाटर, फिर ग्राउंड वाटर, फिर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, एंड देन फ्लड एंड ड्राउट, एंड देन हाउ वी कैन कंजर्व वाटर। ये सारी चीजें एक एक करके हम समझेंगे। सही है सुनील भैया? और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो अब इस सेशन को मैं शुरू करता हूं इस बेहतरीन से सवाल से। यह सवाल मैंने आपसे क्लास 6 के वाटर चैप्टर में भी पूछा है, और यह सवाल अब मैं आपसे फिर से क्लास 6 के वाटर में पूछा है, क्लास 7 की वेस्ट वाटर स्टोरी में पूछा है, क्लास 7 के वाटर चैप्टर में फिर से पूछ रहा हूं। व्हाई वी नीड टू सेव एंड रिसाइकल वाटर व्हेन अर्थ कंसिस्ट ऑफ 71% ऑफ वाटर। इस तरीके के, इस प्रकार के स्लोगन्स हमें सुनने के लिए मिलते हैं। जब हमारा 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे आता है, तो आपने स्कूल्स में ऐसे स्लोगन देखे होंगे, कहीं पे सोसाइटीज में ऐसे स्लोगन देखे होंगे। जहां जहां हम जाते हैं ऐसे स्लोगन, पानी बचाओ, देश बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, धरती बचाओ, ऐसे करके स्लोगन आते हैं। जल है तो कल है, ऐसे स्लोगन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों? क्यों सुनील भैया? हमारी पृथ्वी पे 71% पानी है, फिर भी आप कह रहे हो पानी बचाओ। कैसी सी बातें कर रहे हो? धरती को देखे तो कितनी नीली लगती है पानी की वजह से, फिर भी पानी 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 पानी। क्यों? क्यों बचाए हम पानी? क्यों रिसाइकल करें हम पानी? क्या जरूरत है इस चीज की? सोचिए भाई, धरती पे पानी 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 है, फिर भी बचाना पड़ रहा है, क्यों? समझो। तो मैं बहुत ही बेसिक प्रोपोर्शन में अगर इसको तोड़ूं, तो इसमें क्या होता है हमारे पास। जैसे अगर मैं ये दिखाऊं आपको, एक पाई चार्ट बनाऊं, है ना, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, आपको मजा भी आएगा और आप रिलेट भी कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस पाई चार्ट में ये 97% जो पानी है, ये सलाइन वाटर है। सलाइन का मतलब होता है खारा पानी। क्या होता है बेटा? खारा पानी। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसकी बात करूं, तो 3% कौन सा होता है? इसमें 3% होता है आपका फ्रेश पानी। कौन सा पानी होता है? फ्रेश पानी होता है। दैट इज बेसिकली योर फ्रेश वाटर। 97% सलाइन पानी है भैया, यूज नहीं कर सकते तुम उसको। खारा पानी है, मशीनें खराब हो जाएगी, नहा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। सलाइन वाटर तुम यूज नहीं कर सकते, खारा पानी यूज नहीं कर सकते। बचा क्या? 3% फ्रेश पानी। ओ 3% भी तो बहुत हो गया। इसको तोड़ रहा हूं, इसको 100 के परसेंटेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी को भी तोड़े अगर फर्दर, तो इसको तोड़े तो आपको लग रहा होगा 3% भी तो बहुत है यार भैया, यार 3% है ना यार। अभी 3% में भी देखो दिक्कत है। 3% में जो पानी है उसको ऐसे समझो, एक एनालॉजी लेते हैं जो किताब के अंदर अवेलेबल है, उस एनालॉजी से समझना इस बात को, ठीक है? इस एनालॉजी से समझना इस बात को। एक बकेट है, ठीक है बेटा, एक बकेट है। यह पूरा पृथ्वी का पानी है, पृथ्वी पे प्रेजेंट पूरा पानी है, ये पूरा पूरा पानी है। वाटर ऑन अर्थ क्या है? ये वाटर ऑन अर्थ, जितना टोटल वाटर है ये है। अच्छा, इससे एक लेवल नीचे आते हैं भैया, इसमें से एक मग्गा पानी निकाल लो। क्या करना है? इसमें से एक मग्गा आप लोग क्या कर लो, इसमें से एक मग्गा आप लोग पानी निकाल लो। क्या करना है? इसमें से एक मग्गा आपने पानी निकाल लिया। ये बेसिकली आपका क्या हो गया? ये बेसिकली आपका फ्रेश वाटर हो गया। मेरी एनालॉजी को ध्यान से सुनना
और प्रोसेस करना आपको अच्छे से समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये फ्रेश पानी किस फॉर्मेट में है? ये फ्रेश पानी आपका आइस कैप्स पर है, जो पोल्स पर है ना, आइस कैप्स में, यानी स्नो के फॉर्मेट में हो गया, आइस के फॉर्मेट में हो गया, स्नो कैप्स में है ना, ग्लेशियर्स के ऊपर है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर होता है। ग्राउंड वाटर समझते हो भाई? ग्राउंड वाटर का मतलब हो गया जो जमीन के अंदर आपके पानी है, जिसको आप हैंड पंप से निकालते हो या ट्यूबवेल से निकालते हो या कुएं से निकालते हो, ये बेसिकली आपका ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर का पानी। तो आप इस एनालॉजी को समझिए कि अगर आप एक बकेट की बात करते हैं, इसको समझने के लिए एक बकेट की बात करते हैं, तो यह बकेट रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी पे टोटल पानी। उस बकेट में से, बाल्टी में से एक मग्गा निकाल दीजिए, यह रिप्रेजेंट करता है इस फ्रेश पानी को, फ्रेश पानी को, ठीक है। यह फ्रेश पानी जो होता है, यह होता है कैन बी इजीली यूज्ड, ठीक है। बट ये कैन बी इजीली यूज तो है, पर क्या ये एक्सेसिबल है? आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आसानी से कैन बी इजीली यूज का मतलब होता है कि आप यूज कर सकते हैं, बट क्या ये एक्सेसिबल है? अरे भैया क्या तुम इसको यूज कर सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूं। तो सुनील भैया मतलब क्या है? देखो, ये टोटल पानी पृथ्वी के ऊपर, इसमें से अपन ने एक मग्गा निकाला, ये बेसिकली हमारा फ्रेश पानी है। पर एक दिमाग लगाते हैं, क्या आप आइस कैप्स और ग्लेशियर के पानी को यूज कर सकते हो क्या? आंसर आएगा नहीं यार सुनील भैया, ये तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या अपन? जो वहां का पानी अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, है ना? हाँ, समझ में आ रहा है। तो भैया फिर ये तो नहीं कर सकते, ग्राउंड वाटर तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर में भी कितना करोगे वो देखेंगे। इसके अंदर से, इसी में से एक ग्लास निकाल लो छोटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड वाटर को। किसको? ग्राउंड वाटर को। लेकिन क्या आपका सारा ग्राउंड वाटर एक्सेसिबल होता है? एक्सेसिबल का मतलब जिसको हम एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए आसानी से। तो इसमें से अगर आप एक चम्मच निकाल लेते हैं, कितना? इसमें से अगर आप एक चम्मच निकाल लेते हैं, कितना? एक चम्मच निकाल लेते हैं, तो ये जो एक चम्मच आपने निकाला, एक स्पून जो आपने निकाला, ये बेसिकली क्या है? लेक्स और रिवर्स का पानी है। लेक्स एंड रिवर्स का पानी है। और ये जो पानी है, ये आपका होता है एक्सेसिबल। क्या होता है ये? ये बेसिकली होता है एक्सेसिबल, ठीक है। तो अगर टोटल पानी का एक्चुअल परसेंटेज देखा जाए जितना एक्सेसिबल है, तो वो है 0.006%। ये एक एवरेज डेटा है, समझ रहे हैं आप? आपको डेटा पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करना है, एक एवरेज डेटा है। तो सुनील भी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, ये स्पून समझ में आ रहा है ना, ये स्पून है, चम्मच ये। हमने ये पढ़ा कि हमें पानी क्यों बचाना है। तो पृथ्वी के ऊपर आपका 71% पानी है, लेकिन पूरा का पूरा पानी हमारा एक्सेसिबल नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नॉट फिट फॉर यूज, ठीक है ना। ये वाला जो पानी होगा, ये वाले पानी के लिए हम कहेंगे नॉट फिट फॉर यूज। बहुत बढ़िया भैया। तो ये फिट फॉर यूज है। अब ये फिट फॉर यूज के अंदर भी अगर मैं बात करूं, इसको एक एनालॉजी से समझें, तो हमारी पृथ्वी पे पूरा पानी, आप मान लीजिए बाल्टी को पानी से भरा है, पृथ्वी पे पूरा पानी है, उसमें से अगर एक मग्गा मैंने निकाला, तो ये फ्रेश वाटर है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, यानी वो हमारे लिए फिट है, ठीक है ना। कैन बी इजीली यूज्ड, या बेसिकली आप कह सकते हैं फिट फॉर यूज, ठीक है ना। फिट फॉर यूज एंड कंजम्पशन, ठीक है। इसको बेसिकली कहते हैं फ्रेश वाटर। अब वो भी अलग अलग तरीके से समझो भाई। आइस कैप्स पे सॉलिड फॉर्मेट में, ग्लेशियर्स पे सॉलिड फॉर्मेट में, जमीन के अंदर है। पर क्या तुम आइस कैप वाले पानी को एक्सेस कर सकते हो? क्या तुम उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली? नहीं। क्या तुम ग्लेशियर्स वाले पानी को डायरेक्टली यूज कर सकते हो? नहीं। तुम क्या यूज कर सकते हो? ग्राउंड वाटर को। अब क्या तुम ग्राउंड वाटर को भी पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हो? हर जगह से पानी निकाल सकते हो? नहीं। तो तुम कहां से निकालोगे? रिवर्स एंड लेक्स वाला पानी। ये तुम्हारे लिए ओनली एक्सेसिबल।
ये एक्सेसिबल है, जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेसिबल यानी ये इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना प्रतिशत है आपके पास, ये इतना प्रतिशत है, ठीक है। अब आप डेटा देख लीजिए, टोटल का सिर्फ इतना प्रतिशत है, इसीलिए पानी को बचाना पड़ता है। सुनील भैया हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करवाने के लिए। एक और सवाल पे ध्यान से देखिएगा, विच नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस इज फाउंड इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स। ऐसा कौन सा नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि सॉलिड में भी रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा। ऐसा कोई सब्सटेंस है क्या? अरे कोई सब्सटेंस है क्या ऐसा? है ऐसा कोई सब्सटेंस है? हां, यह सब्सटेंस आपका कहलाता है क्या? इसको आप देसी भाषा में बोलते हैं, कॉमन भाषा में कहते हैं वाटर, यानी H2O। या इसका फॉर्मूला है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। यह आपको सॉलिड फॉर्मेट में भी मिलेगा, ठीक है, यह आपको सॉलिड में भी मिलेगा, नेचुरली ध्यान से सुनना, नेचुरली सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और बेसिकली आपको गैसेस स्टेट के अंदर भी मिलेगा। क्या मैं क्लियर करवा पा रहा हूं? अभी कैसे मिलेगा भैया, यह आप समझा दो एक बार, कैसे मिलेगा। तो फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसे मिलेगा भैया? आ जाओ देखो, इन तीन प्रकार में है। तो ये कुछ आपको सॉलिड फॉर्म में अगर मैं देखूं तो सॉलिड फॉर्म में कैसे मिलेगा, एक एक शब्द पे फोकस करना, जो जो मैं बता रहा हूं उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करना, एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मेरे समझाने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर करना ताकि लैंग्वेज मिल जाए। मैं कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं, लैंग्वेज तुम्हारी वहीं से फॉर्म होगी। तो सॉलिड फॉर्मेट में सुनील भैया हमारी किताब में लिखा है स्नो और हमारी किताब में लिखा है आइस, इनमें कुछ डिफरेंस है क्या? क्या स्नो और आइस में कुछ डिफरेंस है क्या? स्नो और आइस में कुछ डिफरेंस है क्या भाई लोग? देखो, आइस क्या होती है, पानी अगर ठंडा हो जाए तो फ्रोजन वाटर, आपका जो पानी घर में अगर आप ठंडा करते हैं ना भैया, जैसे ये पानी है, इसको फ्रिज में रख दूंगा तो ये बर्फ बन जाएगा, अगर पानी को ठंडा करें तो बर्फ बनती है। तो अगर आप बेसिकली आइस कैप्स पे जाते हैं, ये देखिए जैसे आइस कैप्स हैं ये, है ना, तो दिस इज नथिंग बट अ फ्रोजन वाटर, ये जमा हुआ पानी है। ये क्या है? ये जमा हुआ पानी है, फ्रोजन वाटर है ना। तो यार सुनील भैया, यार ये स्नो क्या होता है यार, ये क्या मजाक कर दी यार सुनील भैया, यार स्नो क्या अलग चीज होती है क्या? हाँ, स्नो अलग चीज होती है, ऊपर से गिरता है छप 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 छप। ऊपर से जब तुम्हारी वाटर वेपर, वाटर साइकिल में क्या होता है, क्लास 6 पढ़ा है मैंने, पानी इवेपोरेट करता है, हाँ भैया, कंडेंस करता है, हाँ भैया, फिर बारिश होती है। अब जब वो कंडेंस कर रहा है, वाटर वेपर ठंडी हो रही है, पानी बन रही है, जब वो ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो बर्फ बन जाएगी। वाटर वेपर कूल्स टू फॉर्म सॉलिड वाटर, और इसी को बोलते हैं बेसिकली हम स्नो। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग स्नो। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। अगर आपका जमीन पे पड़ा हुआ पानी या जमीन पे अवेलेबल पानी ठंडा होगा तो इसको बर्फ कहेंगे, लेकिन अगर वो ऊपर से गिर रहा है, वाटर वेपर, भाप बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो लिक्विड की जगह वो बर्फ बन जाएगी, इसे हम कहते हैं स्नो। समझ में आया? तो स्नो के फॉर्मेट में हो सकता है, आइस के फॉर्मेट में हो सकता है, कहां पे? ये बेसिकली आपको मिलेगा ग्लेशियर्स पे एंड आइस कैप्स पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स आपने पढ़े हैं अभी। और ये तो क्या है? ये तो बेसिकली लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड फॉर्म कहां कहां पे होती है? देखिए, सलाइन फॉर्म में अगर हम बात करें तो बेसिकली सी में हो गया, ओशन में हो गया, फ्रेश वाटर की बात करें तो बेसिकली लेक एंड रिवर्स में हो गया, है ना। अरे रिलेट कर पा रहे हैं क्या बेटा? रिलेट कर पा रहे हैं क्या प्यारे बच्चों? रिलेट कर पा रहे हैं क्या? हाँ जी भैया। पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, वहां पे लिक्विड फॉर्मेट में होती है। और गैसियस फॉर्मेट में कहां होती है? गैसियस फॉर्मेट में कहां होती है?
गैसियस फॉर्म। तो ये बेसिकली क्या होती है, ये तो वाटर वेपर होती है ना भाई। अरे भाई क्या होती है, बाप, वाटर वेपर है ना। ये बेसिकली कहां प्रेजेंट होगा, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। कहां पे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। कहां पे, एटमॉस्फेयर में। क्लियर हो रही बात। अरे समझा पा रहा हूं क्या बाबू लोग, अरे समझ में आ रही क्या बात। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वाटर है, सॉलिड फॉर्मेट में स्नो, आइस, लिक्विड फॉर्मेट में सी, ओशन, लेक एंड रिवर, एंड गैसेस फॉर्मेट में वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो रही है क्या हमें, ये अच्छी तरीके से समझ में आ रही है बात। अब इसमें सॉलिड फॉर्मेट में आप हेल भी डाल सकते हो, ठीक है ना। आप इसको क्या डाल सकते हो, इसके लिए आप एक और डाल सकते हो, कौन सा, अगर जब आपकी रेन होगी, ठीक है ना, तो रेन ऑल्सो ड्रॉप्स एज हेल। हेल का मतलब समझते हो बेटा, हेल का मतलब होता है कि बेसिकली ओले गिरना। जब आपका पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना बेटा, तो वो आपके हेल के फॉर्मेट में भी गिर सकता है। आई होप आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई है ना। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बाबू लोग, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, बिल्कुल आ रही भैया। तो ये और ये रिलेटेबल ही है, इसीलिए मैं सिर्फ इसी को यहां पर रख दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इतनी बातें क्लियर हो रही है क्या, मजा आ रहा है क्या। तो बर्फ का कंसेप्ट समझ में आ गया, स्नो एंड आइस का कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ जी भैया। ये लिक्विड फॉर्मेट, गैसेस फॉर्मेट समझ में आ गया, हाँ जी भैया। आगे चलते हैं। 71% पानी है अर्थ पे, पानी क्यों बचाना है समझ में आ गया। पानी एक ऐसा नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो नेचर में उगता है और तीनों फॉर्मेट में है, वो इकलौता पानी ही है। उसके डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ लिए। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वाटर साइकिल। सुनील भैया, कक्षा छठी में आपने पढ़ाया था वाटर की साइकिल क्या होती है, क्या होती है वाटर की साइकिल। भैया अगर कोई वाटर बॉडी है, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो पानी इवेपोरेट करके वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जाएगा। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उसकी लीव से आपका लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इस तरीके से वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। एक बार सुन लो फिर इसको भरेंगे। वाटर वेपर जैसे ही ऊपर धीरे 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 जाती है तो ठंडी हो जाती है भैया, और ठंडी होने के बाद उसको बोलते हैं कंडेंस होना। ज्यादा हो जाएगी तो इट विल फॉल एज स्नो, और बेसिकली अगर लिक्विड फॉर्मेट में है तो हम इसको नॉर्मल रेन वाटर कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब जब बेसिकली गिरती है तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। और क्लास 6 में हमने आपको पढ़ाया था कि उस पानी को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रोसेसेस को जोड़ लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये जमीन के अंदर का पानी है, ये रहा, ये जमीन के अंदर का पानी है, ये रहा। तो पहला क्या है बेटा, देखिए पहला क्या होगा, पहला क्या होगा जल्दी से बताएंगे। जमीन के अंदर है जो पानी वो है ग्राउंड वाटर। सुनेंगे इसकी कहानी सुनील सर की जुबानी। समझ में आ रहा है बेटा, ये ग्राउंड वाटर है, यानी जमीन के अंदर वाला पानी इज ग्राउंड वाटर। ठीक है भैया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये बाप ऊपर की तरफ जा रही है। ये क्या जा रही है बेटा, ये आपकी बाप ऊपर की तरफ जा रही है। सिमिलरली प्लांट्स भी क्या लूज करेंगे, वाटर वेपर लूज करेंगे। तो ये सेकंड वाला क्या कहलाएगा बेटा, सेकंड वाले की बात करें तो ये कहलाएगा इवेपोरेशन। और फिफ्थ वाला क्या कहलाएगा बेटा, फिफ्थ वाला कहलाएगा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ बाप या इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे ट्रांसपीरेशन। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रांसपीरेशन। ठीक है बेटा, हाँ जी भैया। तो इवेपोरेशन हमें समझ में आ गया, ट्रांसपीरेशन हमें समझ में आ गया। अब ये बाप जब आएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होती जाएगी, तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा जैसे ही ठंडी होगी तो वाटर वेपर कूल हो जाएगी ना बेटा। क्या हो जाएगी, वाटर वेपर जो है
कूल होके किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में कन्वर्ट होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिकली कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ज्यादा कूल डाउन हो जाएगी तो इट विल फॉल एज स्नो, है ना? हाँ जी भैया। उसके बाद बेसिकली क्या है ये फोर्थ नंबर पे क्या है? व्हाट इज दिस? फोर्थ नंबर वाली चीज क्या है? ये तो बेसिकली क्लाउड्स है, ये तो बादल है, ये बेसिकली बादल है। इससे वर्षा होगी। 7 नंबर क्या होगा? 7 नंबर होगा जब वर्षा गिरती है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो सुनील भैया साइकिल कैसे बनी? पानी इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ यानी ठंडा हुआ, पानी बना, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स कोलेट होती जाती है, जुड़ती जाती है, इट विल फॉर्म एज रेन, दैट इज प्रेसिपिटेशन। जमीन के अंदर जाएगी या बेसिकली रिवर्स के अंदर जाएगा, फिर से पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, प्रेसिपिटेट होगा, कहीं पे आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, देन इट विल अगेन कम बैक टू द रिवर बॉडीज, फिर से इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो होगा, इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। यहां पे छठा प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोसेस क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस? ये छठा प्रोसेस क्या है? लेट्स डिकोड अबाउट दिस, लेट्स डिकोड। सिक्स्थ वाले को लेट्स डिकोड, इसको डिकोड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डिकोड द सिक्स्थ पॉइंट या बेसिकली द सिक्स्थ स्टेप जो यहां पर है, इसको डिकोड करते बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ये पहले भी पढ़ा चुका हूं, कक्षा 6वीं में पढ़ के आए हो, अभी समझ में आ रहा है ये? आगे चलें, ये देखो। अरे बहुत समझदार बच्चे, क्या समझ रहे हैं? बहुत समझदार है अपने बच्चे, बहुत समझदार, बहुत मजेदार बच्चे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी भैया। बहुत मजा आ रहा है? हाँ जी भैया। आगे चलेंगे भैया, ओके। अब देखो बाबू लोग, छठा प्रोसेस समझाएंगे तुम्हारे को। ये 3 नए नए टर्म आते हैं जो कहते हैं ओ भैया ये तो दिमाग ही फट गया, कई है रही है। इस इमेज को भी समझा देंगे अपन। इस इमेज से बढ़िया क्या करते हैं, इस इमेज को अपन हटा देते हैं। अब मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाता हूं ताकि आप इस इमेज को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, इस इमेज को कनेक्ट आप ज्यादा बेटर तब कर पाओगे जब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, आपका जो 6th स्टेप था वो बेसिकली ये वाला था, इनफिल्ट्रेशन। क्या होता है ये, आप हमें समझाइए भैया। कक्षा 6वीं में आपने पढ़ा है कि भैया पानी इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, प्रेसिपिटेट होता है, फिर वापस सीपेज होगा, नदियों में आएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन इस सीपेज के बारे में अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि जमीन के अंदर जाता कैसे है, कहां जाता है, क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए एक लैंड एरिया है, जमीन है जहां पे वर्षा हो रही है। ठीक है ना बेटा? यहां पे आपके पास ये ट्रीज हैं। ठीक है ना बेटा? ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा और इससे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए यहां पे वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। अरे वाह वाह वाह, वर्षा का नाम ले लिया सुनील भैया, मजा आ गया। पढ़ाई लिखाई कर लो रे बालक। रेन वाटर, ओके बच्चा। ये पानी जैसे ही यहां गिरेगा जमीन के अंदर, यहां क्या होगा इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जैसे ही पानी यहां पे गिरेगा तो जमीन इसको सोखेगी। सोखेगी कि नहीं सोखेगी, मुझे पहले बताओ। जैसे ही पानी गिरेगा जमीन इसको सोखेगी, है ना? क्या करेगी? सोखेगी। अच्छा, यहां पर पानी है क्या? यहां पर पानी नहीं है, ये अनसैचुरेटेड जोन है। क्या है? अनसैचुरेटेड जोन। ठीक है ना? अनसैचुरेटेड जोन में बेसिकली क्या होता है? ठीक है ना? अनसैचुरेटेड जोन, वेरी लो वाटर, वेरी लो और नो वाटर। यहां पर आपको मॉइस्चर देखने के लिए मिल सकता है, बट यहां पानी बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे आप जमीन को जैसे जैसे खोदते जाते हैं तो आपको गीली 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 मिट्टी मिलती जाती है और एक पॉइंट पे आपको पानी मिल जाता है। तो हम वही चीज कर रहे हैं कि ये पानी नीचे जाता कैसे है और ये क्या है प्रोसेस, इसको थोड़ा समझ रहे हैं हम। बारिश हुई, सबसे पहले ये जमीन वाला पार्ट है, लैंड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड जोन। ठीक है भैया, और इसको नीचे वाली जोन को बेसिकली हम बोलते हैं सैचुरेटेड जोन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड जोन या जोन ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका अंडरग्राउंड वाटर है। क्या है ये? ये बेसिकली आपका क्या है? अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है ना?
और फिर ये आपके पास मान लीजिए कि रॉक्स की ऐसे लेयर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये मान लीजिए रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स 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 ऐसा मान लीजिए, ठीक है। हाँ जी भैया, अब ध्यान से देखना, अनसैचुरेटेड जोन, सैचुरेटेड जोन, ये सब क्या है। जैसे ही यहां पे वर्षा पड़ी तो जमीन के अंदर पानी एब्जॉर्ब होगा, आपने देखा होगा जमीन के अंदर पानी जाता है, तो ये जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, ये जो पानी यहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड। इस फिनोमिना को, यानी ये पानी जो है अंदर जा रहा है जमीन के, जमीन एब्जॉर्ब कर रही है, इसको बेसिकली कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। यानी ये पानी अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर रही है, कहां पे? अनसैचुरेटेड जोन में। अनसैचुरेटेड जोन वो जोन होती है जहां पर बहुत ही कम पानी होता है, या बेसिकली सिर्फ मॉइस्चर होता है। पानी यहां से एब्जॉर्ब हो रहा है और कहां जा रहा है? इस वाली सैचुरेटेड वाली जोन में जाएगा। पानी एब्जॉर्ब होगा और कहां पे कलेक्ट होगा? सैचुरेटेड जोन में। वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट्स एट सैचुरेटेड जोन। तो ये बेसिकली सैचुरेटेड जोन की तरफ जाता है, एंड इस फिनोमिना को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनफिल्ट्रेशन। तो ये बेसिकली अनसैचुरेटेड जोन से वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, कहां पे? अनसैचुरेटेड जोन में वो एब्जॉर्ब होता है, और वो कहां जाता है? सैचुरेटेड जोन में, जहां पर आपका पानी बहुत सारा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब तुम भी इतने समझदार हो, ऐसा तो नहीं जैसी जमीन खोदी ओ पानी मिल गया, पानी मिल गया, पानी मिल गया, ऐसा तो नहीं होता। अपन को खुदाई करनी पड़ेगी, एक पॉइंट पे हमको पानी मिलता है। तो जहां पर आप ये खुदाई कर रहे हो, ये कहलाती है अनसैचुरेटेड जोन, और जहां आपको पानी मिलता है नीचे जमीन में, ग्राउंड वाटर मिलता है, उसको कहते हैं सैचुरेटेड जोन। और ये हर जगह अलग है। राजस्थान में खोदोगे जमीन तो बहुत अंदर है, पंजाब में बहुत कम पे मिल जाएगा, है ना। हाँ जी भैया। अब यहां पर एक चीज को मैं लाल कलर की लाइन से बना रहा हूं। सैचुरेटेड जोन की टॉप लेयर को लाल कलर की लाइन से बना रहा हूं, ये वाली। तो ये जो है टॉप जोन, ये क्या है? वाटर टेबल। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? वाटर टेबल। ठीक है ना। सो अबव दिस इज अनसैचुरेटेड जोन एंड बिलो इज सैचुरेटेड जोन। ठीक है ना, बिलो इज सैचुरेटेड जोन। ठीक है ना, इसको वाटर टेबल कहते हैं। तो इसी को हम मेजर करते हैं। अरे बोलते कि अरे यार पानी कितना गहरा है? कह रहा 300 मीटर गहरा। मतलब 300 मीटर गहरा ये है कि ये जो सैचुरेटेड जोन की टॉप लेयर है, ये कितना ज्यादा खोदने के बाद आपको जमीन में आपने कितना खोदा आपको मिली, इसको वाटर टेबल कहते हैं। कहते हैं यार वाटर टेबल बहुत नीचे चली गई है, मतलब आपकी सैचुरेटेड जोन जहां पे ग्राउंड वाटर है बहुत नीचे जा चुकी है, पानी को आपने बहुत ओवर यूज कर दिया है, पानी डिप्लीट हो गया है। अरे समझा पा रहा हूं? तो अनसैचुरेटेड जोन जमीन का वो हिस्सा जहां से पानी एब्जॉर्ब होकर नीचे की तरफ जाता है टुवर्ड्स द सैचुरेटेड जोन। ठीक है ना। और सैचुरेटेड जोन की जो टॉप लेयर है उसको बोलते हैं वाटर टेबल। अबव दिस इज द अनसैचुरेटेड जोन, बिलो दिस इज द सैचुरेटेड जोन ऑफ वाटर। अरे समझ में आ रहा है? इतना डिटेल्ड कंसेप्ट कहीं नहीं है, अपने पास है यहां पे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब इसको, इस रीजन को क्या बोलते हैं? जो रॉक्स के बीच में रीजन है, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं एक्वीफर। क्या कहते हैं बेटा? इसको बेसिकली हम कहते हैं एक्वीफर। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं एक्वीफर। तो ये आपका जो मिट्टी और पत्थरों के बीच का इलाका है जो पानी से भरा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्वीफर। देखो पत्थर जो है और जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी और पत्थरों के बीच का जो पानी का इलाका है, दैट इज बेसिकली नोन एज एक्वीफर। ठीक है ना। तो अ रीजन filled with water between soil and rocks is basically known as aquifer। और ये रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को हम लोग जोन ऑफ सैचुरेशन या सैचुरेटेड जोन भी कहते हैं। जोन ऑफ सैचुरेशन या बेसिकली सैचुरेटेड जोन भी कहते हैं। अरे मजा आ रहा है क्या भाई लोग?
क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या मैं आपको ये बात क्लियर करवा पा रहा हूं? क्या आपको इसमें मजा आ रहा है? आई होप आ रहा है। सुनील भैया आपको ये सारी चीजें क्लियर करवा पा रहे हैं। ठीक है, ये डिटेल्ड कंसेप्ट था आपके ग्राउंड वाटर का, इससे डिटेल्ड कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी और अपन इसमें डिटेल में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि आई होप इतना काफी है। एक बार यहां तक मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे, क्या मैं यहां तक क्लियर करवा पा रहा हूं? क्या यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? एक बार मुझे हेड्स अप दे देंगे कि हाँ सुनील भैया यहां तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, अनसैचुरेटेड जोन का अगर मैं आपको थोड़ा सा और नॉलेज देना चाहूँ, और नॉलेज चाहिए क्या? ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एक नॉलेज के लिए एक और बताते हैं। कुछ लोग इसको वेडोस जोन भी कहते हैं। फॉर नॉलेज, दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज वेडोस जोन। क्या बोलते हैं? वेडोस जोन। ठीक है बेटा, इसको वेडोस जोन भी कहा जाता है। ठीक है भैया, ये तो क्लियर हो रहा है, ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपका जब इवेपोरेशन होगा तो पानी जो है वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में एंटर करी, ठंडी भी तो कंडेंसेशन होगा, वो या तो वाटर के फॉर्मेट में होगा या बेसिकली स्नो के फॉर्मेट में होगा। स्नो, वाटर वेपर ज्यादा कंडेंस कर जाएगी तो स्नो के फॉर्मेट में गिरेगी, नहीं तो पानी के फॉर्मेट में तो गिर रही है, दैट इज कंडेंसेशन। जब वो कंडेंस हो रही है, जब गिर रही है तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। गिरेगी तो पानी इस तरीके से सीपेज होगा, एब्जॉर्ब होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, कुछ डायरेक्टली वाटर बॉडीज में जाएगा, फिर से इवेपोरेट करेगा, ये एक साइकिल चलती रहेगी। अरे समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? हाँ जी भैया। तो बस अब देखो डिप्लीशन हो रहा है वाटर टेबल का। अब तुम बहुत समझदार हो, डिप्लीशन होना वाटर टेबल का मतलब क्या है? वाटर टेबल का डिप्लीशन का मतलब है कि अगर मान लो तुम यहां से जमीन से खुदाई करना चालू करते थे, ये मान लो कि ये इनिशियल केस है कि भैया हमने खुदाई करना चालू करी जमीन के अंदर और यहां पर हमको वाटर टेबल मिल गया, ये वाटर टेबल है। ठीक है ना, और इसके नीचे बेसिकली हमारा क्या है? इसके नीचे हमारा सैचुरेटेड जोन है। ये क्या है? सैचुरेटेड जोन है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारा ये बेसिकली ग्राउंड लेवल हो, ये जमीन जहां पर हम खड़े हैं और हम खुदाई करना चालू करते हैं और वाटर हमें यहां पे मिलता है, यानी हमारी सैचुरेटेड जोन क्या है? नीचे आ गई है। मतलब कि हम पानी को बहुत गंदे तरीके से यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को बहुत ही ज्यादा भयंकर भौकाली तरीके से यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से सीन इमेजिन कर पा रहे हो, कुछ इस तरीके से वाटर टेबल डिप्लीट होती जा रही है, वाटर टेबल नीचे आती जा रही है। इसका मतलब क्या है भाई? इतना पानी तुम यूज कर लियो, अब तुमको पानी यहां से खोदना पड़ रहा है, यहां तक इतना अंदर निकाल के फिर पानी निकालना पड़ रहा है। अपने राजस्थान में बोरिंग करने के लिए भैया किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। पंजाब में कम ही करोगे तो 50 मीटर पे भी आ जाएगा पानी, 250 मीटर पे भी आ जाएगा पानी। कम पे आता है, राजस्थान में 600 मीटर पे आता है पानी। अलग अलग जगह पे अलग अलग गेम है। ठीक है, अब इसका क्या रीजन हो सकता है भाई? सबसे पहला, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। समझदार हो तुम, समझदार हो। जमीन का पानी, ग्राउंड वाटर सभी को चाहिए भाई, वो फ्रेश वाटर है, समुद्र का पानी तो ले नहीं सकते। हाँ भैया, तो सभी लेंगे ना यार। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्यों? अगर ये बेसिकली आपकी बढ़ेगी तो आपका बेसिकली कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर आपका बेसिकली कंजम्पशन बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर जो है वो घटेगा। अरे आप भी समझदार हो और मैं भी समझदार हूं ना भाई, ग्राउंड वाटर क्या है? घटेगा। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा पानी खींचेंगे, ज्यादा इस्तेमाल होगा, वाटर टेबल नीचे घटेगा। अब ये बेसिकली बैलेंस हो सकता है। इसकी बैलेंस स्टेट क्या है? इसकी बैलेंस स्टेट ये है कि जिस रेट पे, रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर, यानी जितना रेट पे पानी जमीन के अंदर जा रहा है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन। समझ रहे हो? अगर आपकी ये स्टेट है कि भैया जितना अपन कंज्यूम कर रहे हैं और जिस रेट से वो नीचे जमीन में वापस आ रहा है वो बराबर है, तब तो कुछ नहीं होगा वाटर टेबल को। भाई जितना स्पीड से तुम खींच के बाहर निकाल रहे हो उतनी स्पीड से बारिश का पानी अंदर जा रहा है, तो वाटर टेबल समान रहेगी, बैलेंस स्टेट रहेगी। लेकिन अनबैलेंस स्टेट क्या है, या जिसके अंदर दिक्कत आने वाली है, जिस वजह से हम कहते हैं अनबैलेंस्ड या डिप्लीटिंग स्टेट, कौन सी है? जिसके अंदर क्या हो, जिस स्पीड से रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए, रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट जो है वो क्या है? इज लेसर देन रेट ऑफ कंजम्पशन। भाई जिस स्पीड से तुम कंज्यूम कर रहे हो
और जिस स्पीड से रिप्लेनिश हो रही है रेनफॉल से, वो बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और जो बारिश से वो सीपेज होना चाहिए, भरना चाहिए, वो बहुत धीरे हो रहा है। रेट का मतलब है टाइम के साथ किस स्पीड से हो रहा है। अगर ये बराबर है तो बैलेंस्ड है, लेकिन ये डिप्लीटिंग स्टेट कब कहलाएगी? जब ये चीज ऐसी हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट थोड़ी बढ़ रहा है, बारिश तो उतनी ही होनी है। समझ रहे हो? तो इसी वजह से अनबैलेंस स्टेट आ जाती है। दूसरा खुद बताओ, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। और ये क्यों एक रीजन हो सकता है? दे रिक्वायर वाटर, रिक्वायर वाटर, है ना, राइट? तो अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज इंक्रीज होगी तो क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन ऑफ वाटर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ग्राउंड वाटर क्या होगा? जो वाटर टेबल है वो क्या होगी? वो बेसिकली आपकी नीचे आएगी। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एग्रीकल्चर। अरे सुनील भैया, एग्रीकल्चर तो किस पे डिपेंडेंट होता है? एग्रीकल्चर या तो आपका रेन वाटर से होता है, ठीक है ना भाई। क्रॉप्स को पानी पिलाना है तो किस तरीके से कर सकते हो? इरिगेशन, यानी क्रॉप्स को पानी पिलाना। अब या तो वो रेन वाटर से हो सकता है, या बेसिकली किसी कैनाल से हो सकता है, नदी का पानी, या उससे भी अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो बोरवेल लगा के देगी सरकार, और सरकार बोरवेल लगा के देगी, मतलब क्या हो जाएगा? ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो? तो क्या रेनफॉल पे डिपेंडेंट हो सकते हैं? पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। क्या आप रेनफॉल पे डिपेंडेंट हो सकते हैं जहां पर आपकी फसल उगनी है? क्या आप रेनफॉल पे डिपेंडेंट हो सकते हैं? नहीं। कैनाल तो वही होगी जहां पर आपके पास बेसिकली अवेलेबल है, हर जगह तो कैनाल होगी नहीं। तो मेजरली डिपेंडेंसी कहां पे? ग्राउंड वाटर पे अवेलेबल है। समझ रहे हो? मेजर डिपेंडेंसी किस पे हो गई है? ठीक है, इसके ऊपर है। बिकॉज ये क्या है? दिस इज बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना। अवेलेबल इन फ्यू एरियाज, अवेलेबल इन फ्यू एरियाज। तो मेजरली डिपेंडेंट ऑप्शन कौन सा है? मेजरली डिपेंडेंट ऑप्शन कौन सा है बेटा? मेजरली डिपेंडेंट ऑप्शन है आपकी लाइफ में ग्राउंड वाटर, जमीन का पानी। हां जी भैया, देखो रेन वाटर क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है भाई। तुम बारिश के लिए नहीं कह सकते कि इतनी होगी, तो तुम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। दैट्स नॉट अ डिपेंडेंट फैक्टर कि भैया ओ फसल उगानी तो इस पर डिपेंड नहीं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल तो होगा, ठीक है ना। तो मेजरली डिपेंडेंट ऑप्शन, तो इससे बेसिकली क्या होगा? फिर से ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज होगा। इससे तो हो ही रहा है, इससे भी होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज होगा, क्योंकि यूज करेंगे भाई, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज होगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज होगा। चौथा एक और हो सकता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने का रीजन क्या हो सकता है? स्कैंटी रेनफॉल हो, बारिश और कम हो रही है, स्कैंटी रेनफॉल हो रहा है। स्कैंटी का मतलब लो या बहुत कम, समझ रहे हो? यानी बहुत कम बारिश हुई तो आप ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा? नहीं हो पाएगा रिचार्ज, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस। समझ रहे हो? रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट यानी जिस स्पीड से पानी वापस आपका जमीन के अंदर जा रहा है वो बेसिकली आपका घट जाएगा। दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, यानी जमीन के अंदर पानी का रिसाइकल होना। अरे समझा पा रहे हो क्या भाई? तो ये कारण हो सकते हैं भैया जिससे आपकी वाटर टेबल डिप्लीट हो सकती है। भाई पॉपुलेशन बढ़ सकती है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, स्कैंटी रेनफॉल, ये आपके कुछ कारण हो सकते हैं। और भी कारण है, ऐसा कोई और, ऐसा थोड़ी कि और कारण नहीं है, बिल्कुल और कारण भी हो सकते हैं। अदर कारण कैन बी आपका हाउसिंग, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही रहा है, आपकी हाउसिंग बढ़ रही है, सोसाइटीज बढ़ रही है, मॉल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इन फैक्टर्स के बारे में एक सवाल पूछूंगा मैं आपको, इसका आंसर आप ट्राई करना कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इसका आंसर ट्राई करना। फिफ्थ डिफॉरेस्टेशन, सिक्स्थ इंक्रीजिंग सोसाइटीज, मॉल्स एटसेट्रा। इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, डिफॉरेस्टेशन के बारे में यू हैव टू थिंक। तो ये 6 फैक्टर्स वाटर टेबल को डिप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज कंजप्शन अगर बढ़ेगा तो वाटर टेबल नीचे की तरफ क्या करेगी? शिफ्ट करेगी, ज्यादा खोदना पड़ेगा या ज्यादा अंदर से पानी को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ट्यूबवेल या पंप वगैरह जो होते हैं वो बेसिकली कहां से पानी निकालते हैं, आप जमीन का ही पानी निकालते हैं, ठीक है ना। ट्यूबवेल या बेसिकली जो हैंड पंप होते हैं, ठीक है ना, ये क्या निकालते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हैंडपंप से पानी नहीं आता, बिकॉज वाटर टेबल क्या है, बहुत ज्यादा नीचे शिफ्ट कर चुका है। या ओवर कंजम्पशन करोगे तब भी बेसिकली हैंडपंप से पानी नहीं 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 आएगा। समझ में आ रहा है क्या यहां तक, समझ में आ रहा है क्या यहां तक, ठीक है भैया। अब मान लो कि बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी तो ऐसा हो रहा था कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन क्या हो कि अगर बहुत तेज बारिश हो, तो अगर बहुत तेज बारिश होगी तो इसको बेसिकली कहते हैं फ्लड। क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं। बहुत सिंपल है, कक्षा 6 में भी पढ़ाया है। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड दस कॉजिंग फ्लड्स, यानी हिंदी में कहते हैं बाढ़। भाई नदियां बह जाएंगी, ओवरफ्लो करेंगी, पॉन्ड्स, तालाब, नदियां ओवरफ्लो करेंगी, हमारे शहरों में पानी आ जाएगा, इसको बोलते हैं फ्लड्स। In our country, floods can cause extensive damage to crops, domestic animals, property and human life. बाढ़ आएगी तो फसलें खराब होंगी, इंसान को परेशान करेगी, हमारा रहने सहने के तरीकों को खराब करेगी, हमारे जानवरों को बहा के ले जाएगी, हमारी गाड़ियां जाम हो जाएगी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाम हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को ये डैमेज कर देगा। बहुत सरल सी बात है, तुम्हें आता है। इसी का रिवर्स अगर बोलूं तो व्हाट इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसको कहते हैं ड्राउट कंडीशन, यानी इसको कहते हैं सूखा, सूखा पड़ना, ठीक है। सो क्या होता है इसके अंदर, द लेवल ऑफ द वाटर इन पॉन्ड्स यानी तालाब और जो आपके कुएं हैं ऑन द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप, द ग्राउंड वाटर मे ऑल्सो बिकम स्कैर्स, दिस मे लीड टू ड्राउट कंडीशन। यानी जो आप जमीन से पानी निकाल रहे हो, वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुका है, नदियां सूख चुकी हैं, कुएं सूख चुके हैं, आपका ग्राउंड वाटर जो है बहुत कम होता जा रहा है, दैट इज कंडीशन, दिस कंडीशन इज नोन एज ड्राउट यानी सूखा पड़ना। जमीन में आपकी ऐसी दरारें भी पड़ जाती हैं, ये दरारें पड़ जाती हैं बिकॉज पानी जो है वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका है, एंटायर वाटर हैज बीन लॉस्ट। ये क्लास 6 में भी मैंने पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरा पानी निकल चुका है, बाहर आ चुका है, सूख चुका है, पूरी पूरी जमीन जो है, इसको कहते हैं ड्राउट यानी सूखा। अब इससे क्या होगा, अगर पानी नहीं होगा तो खाने की कमी हो जाएगी, फॉडर की कमी हो जाएगी, एंड एडवर्सली इफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। फसल कैसे उगेगी, जानवर का चारा कहाँ से आएगा, कैसे उगेंगी सारी चीजें, ये बहुत सारी दिक्कतें लेके आता है, इसे कहते हैं ड्राउट कंडीशन, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है ना। अब मेजर चैप्टर हमने यहां पे खत्म कर लिया है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस चैप्टर को। आई होप सबको मजा आ रहा है ना। तो अब ये क्या है कि भैया पानी कंजर्व कैसे करें, भाई करना क्यों है, ये इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, वरना भैया सूखा पड़ जाएगा। अब करना कैसे, बेसिक सी बातें हैं, आपको कक्षा 6 में भी मैंने सिखाया है, वही आपको यहां पर भी मैं सिखाऊंगा। Water is a very precious resource and the availability of usable water on earth is very less, so it needs to be saved, that is कंजर्व करना पड़ेगा and should be used wisely। मतलब समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो पानी बचेगा, पानी को बचाना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई पाइप्स जो है वो लीक करते हैं, पानी निकलता है, उन्हें रिपेयर कराइए, पाइप्स को, नलों को, इनको रिपेयर करवाइए। आप जब ब्रश नहीं कर रहे हैं तो भाई उस पानी को वेस्ट मत कीजिए, पानी बहता रहेगा, फ्रेश वाटर है, खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, प्लीज वो चीज मत करिए। और क्या कर सकते हैं आप, शॉर्टर बाथ लीजिए, ऐसा नहीं 10-10 12-12 घंटे भैया नहा रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे नहा रहे हैं, ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, एक बाल्टी निपटिन, दूसरी निपटिन, तीसरी निपटिन, चौथी निपटिन, पांचवी निपटिन, ओ हो मजा आ रहा है, स्विमिंग पूल बना दिया, ऐसे नहीं करना। यूज द वाटर फ्रॉम द वॉशिंग वेजिटेबल्स टू वाटर द प्लांट्स, ठीक है, दिस इज एक्चुअली रीयूज प्रिंसिपल, ये पानी को रीयूज करने का प्रिंसिपल है। सो रीयूज करिए, जब आप इसको रीयूज करेंगे तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, कंजम्पशन का, जब आपने वो पानी को रीयूज किया तो कंजम्पशन बेसिकली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसको बेसिकली कहते हैं रिड्यूस प्रिंसिपल। तो रिड्यूस प्रिंसिपल इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रीयूजिंग समथिंग। पानी अगर आप मान लीजिए आपने जिससे सब्जी धोई वो पानी आप फेंक देते, भाई आप इसको पौधों में डाल दो, वरना आपको नया पानी लेना पड़ेगा, पौधों में डाल दो।
तो अगर आपने रीयूज किया मतलब आपने कंजम्पशन को रिड्यूस भी कर दिया। बहुत बढ़िया, ये बहुत हम समझदार बच्चे भैया, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये सारी की सारी चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ तरीके बताए, सम वेज बताए, आप और भी तरीके ढूंढ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्लास 6 में भी पढ़ाया है, यहां भी पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? यह है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द रेन वाटर रेदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ। देखिए, बारिश का पानी आए और सीधा बह जाए, क्या ही बेवकूफी है। आएगा फिर सड़कों पे जाएगा, नालियों में जाएगा, इससे बढ़िया है वो पानी खराब हो उसको कहीं पे स्टोर कर लो और फिर उसको रीयूज मार लो। ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं, है ना, ऐसा बहुत सारी सोसाइटीज करती हैं कि अपने छत पे बना लेती हैं एक जगह और वहां पे पानी इकट्ठा होता रहता है, फिर उसको प्रोसेस करा के रीयूज करती हैं। तो इसके दो तरीके हैं आपका, क्या है? पहला है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, और एक है डीप पिट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एक है डीप पिट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी का एक एक्सटेंशन है। ओरली समझाता हूं। रूफटॉप मतलब कि बेसिकली आपकी जो छत होती है, छत के ऊपर पानी को स्टोर करना, और डीप पिट का मतलब होता है खड्डा बनाना। मान लीजिए ये छत का पानी मैंने खड्डे के अंदर डाल दिया, तो इससे क्या होगा? इट रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर, है ना, रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। अरे समझ रहे हो बेटा? ठीक है, रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि भैया छत के ऊपर पानी को स्टोर करना। उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ वाटर ऑन रूफटॉप, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर ऑन रूफटॉप। फिर उसके बाद क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी एंड देन यूज इट। ठीक है ना, यानी आपने कलेक्ट किया, स्टोर किया, उसके बाद आपने बेसिकली उसको प्रोसेस करके साफ किया, देन यू कैन यूज इट। यहां पर क्या है कि आपने खड्डे के अंदर उस पानी को डाला, इसी पानी को मान लो खड्डे में डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। ठीक है, ये तरीके हो सकते हैं। इसी के साथ आपसे एक बेहतरीन सा सवाल और उसके बाद एक ड्रिप वाटर इरिगेशन के ऊपर हम बात करेंगे। ये पहला कंसेप्ट रहेगा, और दूसरा कंसेप्ट रहेगा आपका वेस्ट टू कंजर्व वाटर से एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, वेस्ट टू कंजर्व वाटर का एक एक्सटेंशन, जिसको हम कहेंगे ड्रिप इरिगेशन। ठीक है बेटा, अब ये क्या होते हैं, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसकी बात फिर इसकी बात। An increase in the construction of societies, malls, etc. has led to the decrease in the levels of the groundwater. ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है? यानी एक तरीके से डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है। सुनील भैया, वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है। हां बेटा, तो अब क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर? सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा, अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया तो आप क्या लगाएंगे, आप सरफेस पे टाइल्स लगाएंगे। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, मुझे बताइए। कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो सीपेज ऑफ वाटर होगा, सीपेज ऑफ वाटर नो। इनफिल्ट्रेशन का जो रेट है या जो स्पीड है, इनफिल्ट्रेशन का जो रेट है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि पहले जहां पर आपने टाइल लगाई वहां पहले जमीन थी, जिस जमीन से पानी अंदर की तरफ जाता था, है ना, अब उस जमीन पे आपने क्या कर दिया, उस जमीन पे आपने टाइल लगा दी। मान लीजिए पहले वहां जंगल था, आपने उसको काट के वहां पे टाइल्स लगा दी ताकि आप चल सको, या आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो भैया वो पानी अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, जगह कम हो गई ना, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन क्या हो गया, घट गया। इस तरीके से डिप्लीशन होता है आपकी वाटर टेबल का, इसको बेसिकली समझ लीजिए। दूसरा, ड्रिप इरिगेशन कीजिए। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? देखिए, एक्चुअली में तो आपको पानी क्या करना है, क्रॉप की रूट में देना, ताकि रूट से वो एब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ आए। तो ऐसे रैंडमली ऐसे वेस्ट करना, ब्रुर्रा ब्रुर्रा, ऐसे पाइप से डालने से कोई लॉजिक तो नहीं है। तो आप क्या कीजिए, अगर मान लीजिए ये आपकी क्रॉप है, मान लीजिए आपकी क्रॉपलैंड है और ये आपकी क्रॉप्स है,
ये आपकी बेसिकली क्रॉप्स है, ठीक है ना। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, डायरेक्टली आपको वाटर को क्या करना होता है, वाटर सप्लाइड एट रूट्स ऑफ अ क्रॉप, आप डायरेक्टली क्रॉप के रूट्स पे उस पानी को सप्लाई कीजिए, दैट इज बेसिकली नोन एज ड्रिप इरिगेशन, दैट इज बेसिकली नोन एज ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना। डायरेक्टली रूट्स पे ही देना है ना, रूट से पानी एब्जॉर्ब कर, सीधा रूट पे दो, उल्टा पुल्टा उसकी बॉडी पे दो तो डालने से कुछ नहीं होगा, सीधा रूट पे दो ताकि पानी वेस्ट ना हो, ठीक है। अब एक फटाफट से रैपिड फायर, अरे बहुत समझदार है, रैपिड फायर आ जाओ। पहला सवाल, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, मेकिंग डैम्स टू स्टोर वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। सो द करेक्ट आंसर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहां गिरे उसे बचा लो, कलेक्ट कर लो, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्लास 6 का सवाल है, आसान सा। Seas and oceans are full of water on earth, however a very small percentage of water on the earth is available for us, the percentage is roughly is, ठीक है ना। तो दैट इज, मैंने आपको बताया था ये आंसर कितना होगा, 0.006% रफली। वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होता वाटर साइकिल के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो बच्चा लोग आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको एक्स्ट्रा बेहतरीन और मजेदार ज्ञान यहां से मिला है। आपका कर्तव्य है अब इसके बाद आप जाके एनसीईआरटी को पढ़ें, अच्छे से समझें, सारे सवालों को सॉल्व करें। आई होप आपको इस क्लास में मजा आया। तो मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।